बहुत छोटा सा चैप्टर है, ऊर्जा के स्रोत। और हालांकि इस चैप्टर में जो कुछ है वो सब पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े थे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो आवाज तो अब ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करिए। तो केमिस्ट्री समाप्त हो चुका था और अंतिम चैप्टर जो था सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इस चैप्टर के हम प्रश्नों को देख करके आगे कौन सा सब्जेक्ट जो होगा उसका हम भी चर्चा कर लेते हैं। क्या? आइए पहले प्रश्नों को देखते हैं, कुछ समझने लायक होगा तो समझेंगे उसको। आइए प्रश्नों को पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित, बिल्कुल अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल शांत हो जाइए। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक दहन पोषक है? तो दहन पोषक केवल एक ही गैस है, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इसलिए है कि आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जलेगा, दहन का मतलब होता है जलना। कोई भी पदार्थ जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना संभव नहीं है। एक दो अपवाद है, जैसे आप मैग्नीशियम के बारे में पढ़े थे कि वे नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में भी जलता है, लेकिन वो अपवाद है, वो सिर्फ अपवाद है। बाकी कोई भी पदार्थ जब जलता है या कोई भी पदार्थ के दहन होने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रुत दहन कहते हैं, उसे द्रुत दहन कहते हैं। अल्प समय में अगर किसी पदार्थ का अल्प समय में अगर दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में ही उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्रुत दहन कहते हैं। जैसे माचिस का जलना एक प्रकार का क्या है? द्रुत दहन है, बहुत अल्प समय में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। कुछ दहन बहुत धीमी गति से होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे हमारे शरीर के भीतर जो श्वसन की प्रक्रियाएं होती है वह किस प्रकार का दहन है? मंद दहन है। स्वतः दहन का मतलब अपने आप जलने वाला है। जैसे फास्फोरस को वायुमंडल में रखने पर अपने आप जलता है, सोडियम को वायु में रखने पर अपने आप जलता है। तो अपने आप जलना स्वतः दहन कहते हैं। और अपने आप वो पदार्थ जलते हैं जो ऑक्सीजन से बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं। सोडियम का स्वतः दहन हो जाएगा अगर उसे हम वायुमंडल में रख दे। फास्फोरस का, श्वेत फास्फोरस का स्वतः दहन हो जाएगा अगर हम उसे वायुमंडल में रख दे। अब विस्फोट तो आप जानते हैं, पटाखे का फूटना, बम का फूटना भी एक दहन है, लेकिन ये कैसा दहन है? विस्फोट है। ये क्या है? विस्फोट है। तो दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं उसे द्रुत दहन कहते हैं। माचिस की तीली का जलना एक द्रुत दहन का उदाहरण है। बहुत धीमी गति से अगर दहन हो रहा है तो उसे मंद दहन कहते हैं। मंद दहन का उदाहरण आपका क्या है? श्वसन। हमारे शरीर के भीतर कोशिकाओं में जो श्वसन संपन्न होते हैं वो भी एक प्रकार का दहन है, लेकिन वो मंद दहन है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। इसका भी इस्तेमाल ईंधन के तौर पर उद्योगों सब में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस का, इसके बनाने की सारी प्रक्रिया, गोबर गैस का मुख्यतः किसमें होता है? मीथेन। जब हम मीथेन से रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे
याद कीजिए, मीथेन से रिलेटेड जब प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे तब हम बताए थे कि जैव गैस, बायोगैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, सबका मुख्य अवयव कौन होता है? मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का भी मुख्य अवयव कौन है? मीथेन गैस। जैव गैस का भी मुख्य अवयव कौन है? मीथेन है। गोबर गैस का भी मुख्य अवयव कौन है? मीथेन गैस। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जिस तरह हम पेट्रोलियम का प्रभाजी आसमन करते हैं जी, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसमन करते हैं तो सबसे पहले पेट्रोलियम गैस ही मिलता है। सबसे पहले जब पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसमन करते हैं तो सबसे पहले पेट्रोलियम गैस प्राप्त होता है। पेट्रोलियम गैस के बाद पेट्रोल प्राप्त होता है। पेट्रोल के बाद किरोसिन प्राप्त होता है। किरोसिन के बाद डीजल प्राप्त होता है। तो कई तरह के पदार्थ प्राप्त होते हैं जब हम पेट्रोलियम का प्रभाजी आसमन करते हैं। तो पेट्रोलियम का प्रभाजी आसमन करने पर सर्वप्रथम जो प्राप्त होता है वो पेट्रोलियम गैस होता है। और पेट्रोलियम गैस को जब बहुत अधिक प्रेशर लगा देते हैं, बहुत अधिक दाब लगा देते हैं, तो ये जो पेट्रोलियम गैस है ये लिक्विड में बदल जाता है। तब उसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जिसका मुख्य विभव क्या है? ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यानी C4H10, C4H10 यही है इसका मुख्य अवयव। थोड़ा प्रोपेन भी रहता है लेकिन प्रोपेन के बाद भला कुछ नहीं रहता है, सबसे ज्यादा ब्यूटेन रहता है। और इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं व्यापक तौर पर। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? हाँ, कोल गैस। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहते हैं? कोल गैस कहते हैं। कोल गैस कहते हैं जिसमें लगभग 80% केवल हाइड्रोजन और मीथेन हो जाता है। और कोल गैस बनता कैसे कि जब हम कोयला का करते हैं भंजन आसमन। क्या करते हैं? भंजन आसमन करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है क्या? कोल गैस प्राप्त होता है। कोयले का भंजन आसमन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने पर प्राप्ति होती है किसकी? कोल गैस की। भंजन आसमन पहले भी बताए थे, एक बार पुनः समझ लीजिए कि जब किसी पदार्थ को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते, सीमित मात्रा मतलब पर्याप्त वायु का नहीं रहना या पर्याप्त ऑक्सीजन का नहीं रहना, तो किसी भी पदार्थ को वायु की सीमित मात्रा में अथवा ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं, तब कहलाता है कि हम उस पदार्थ का क्या कर रहे हैं? भंजन आसमन करें। तो कोयला का भी जब भंजन आसमन करते हैं तो कोल गैस प्राप्त होता है। कोयले के भंजन आसमन करने से चारकोल भी प्राप्त होता है। कोयले के भंजन आसमन करने से अमोनियम द्रव भी प्राप्त होता है। कोयले के भंजन आसमन से और भी कई पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट आपका क्या है? कोल गैस है, जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से रहते हैं। और इसका भी इस्तेमाल ईंधन के रूप में ही किया जाता है, लेकिन उद्योगों में घरेलू स्तर पर ईंधन के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता। घरेलू रूप से अगर आप कहिएगा तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल एलपीजी का ही होता है। क्या हम भी जानते हैं कि घरेलू स्तर पर जिस ईंधन का व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है वो है क्या? नेक्स्ट, रॉकेट चलाने वाले ईंधन को क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोदक। प्रणोदक की खासियत होती है कि इसके जलने के बाद कुछ भी बचता नहीं है। जितने भी ईंधन है उसके जलने के बाद कुछ ना कुछ बचता है। डीजल पेट्रोल ही जलेगा तो धुआं निकलेगा। ठोस पदार्थ या ठोस कोई पदार्थ जलता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में राख बनते हैं। लेकिन
रॉकेट के ईंधन जिसको प्रणोदक कहते हैं, रॉकेट के ईंधन, अब रॉकेट जो भी अंतरिक्ष यान है उन सब के ईंधन को हम क्या कहेंगे? प्रणोदक ही कहेंगे। ऐसा नहीं कि रॉकेट के ही ईंधन को हम प्रणोदक कहेंगे, बल्कि अंतरिक्ष यान के जितने भी प्रकार के अंतरिक्ष यान होते हैं उन सभी के ईंधन को क्या कहेंगे? प्रणोदक कहेंगे। तो रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन प्रणोदक कहलाते हैं। इनको जलाने के उपरांत किसी भी प्रकार के अवशेष नहीं बचते हैं। प्रणोदक में अन्य सभी ईंधनों के तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। लाल तप्त कोक, कोक जो है वह 98% शुद्ध कार्बन होता है। और जब हम कहते हैं लाल तप्त कोक तो इसका मतलब कोक को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिए हैं कि वो क्या हो गया है? लाल तप्त हो गया है। तो लाल तप्त कोक पर जलवाष्प, जलवाष्प का मतलब होता है जल। लाल तप्त कोक पर जब जलवाष्प प्रभावित करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। बायोगैस तो समझ ही गए, इसमें मीथेन रहता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन रहता है। जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। उष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उष्मीय मान कहते हैं। सबसे ज्यादा उष्मीय मान किस ईंधन का होता है? गैस ईंधन का। गैस से कम किस ईंधन का? द्रव ईंधन का। सबसे कम ठोस ईंधन का। सबसे कम ठोस ईंधन का। उष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने पर प्राप्त होती है वह ईंधन का उष्मीय मान कहलाता है। ईंधन 3 प्रकार के हो सकते हैं। गैस ईंधन जैसे हाइड्रोजन, द्रव ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल, ठोस ईंधन जैसे लकड़ी गोईठा सब। तो सबसे ज्यादा उष्मीय मान जो होते हैं वो किस ईंधन के होते हैं? गैस ईंधन के होते हैं। सबसे ज्यादा उष्मीय मान किसके? गैस ईंधन के। गैस ईंधन से कम उष्मीय मान द्रव ईंधन का। और सबसे कम उष्मीय मान किस प्रकार के ईंधन का उष्मीय मान सबसे ज्यादा होते हैं? और किस प्रकार के ईंधन का उष्मीय मान सबसे कम? सबसे ज्यादा उष्मीय मान किसका? हाइड्रोजन का। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का उष्मीय मान 150 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर 150 किलो जूल। 1 ग्राम पेट्रोल को जलाने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका 3 गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर। समान मात्रा में हाइड्रोजन और पेट्रोल को जलाएंगे तो हाइड्रोजन से उत्पन्न ऊष्मा पेट्रोल से उत्पन्न ऊष्मा का 3 गुना ज्यादा होगा। 3 गुना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा उष्मीय मान वाला ईंधन अब तक जो ज्ञात है वो हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन से अधिक भी किसी का उष्मीय मान है तो उसका पता अब तक चला, फिलहाल तो हाइड्रोजन ही है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस मीथेन 80% से ज्यादा क्या होता है? मीथेन। प्राकृतिक गैस को भी क्या किया जाता है? कॉम्प्रेस्ड करके क्या बना दिया जाता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बना दिया जाता है। सीएनजी बना दिया जाता है। और सीएनजी का भी आप जानते हैं कि व्यापक तौर पर इस्तेमाल सभी प्रकार के कॉमर्शियल और घरेलू वाहनों में किया जाता है। तो सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा दाब लगाकर गैस को लिक्विड में क्या कर दिया जाना? बदल दिया जाना। और आजकल इसका इस्तेमाल डीजल और पेट्रोल के जगह पर बहुत तेजी के साथ, मतलब कहिए बहुत तेजी के साथ व्यापक तौर पर किया जाने लगा है।
क्योंकि सीएनजी को जलाने पर धुआं कम निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलता है। हम पेट्रोल को भी जलाएं, डीजल को भी जलाएं, अन्य किसी ईंधन को जलाएं और सीएनजी को जलाएं, तो सीएनजी में खासियत होती है कि सबसे कम धुआं सीएनजी के जलने पर ही उत्पन्न होता है, या सबसे कम कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे ज्यादा हानिकारक गैस है, सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सीएनजी को जलाने पर कम से कम निकलता है, कम से कम निकलता है। अभी तुरंत ही बताएं कि सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है, तो बस इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में कई गैसों का अहम योगदान है, लेकिन गैसों को प्रदूषित करने में जिसका सबसे ज्यादा योगदान है वो कौन है? प्रदूषित गैसों में सबसे ज्यादा नुकसानदेह वाली जो गैस है वो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको साइलेंट किलर कहा जाता है या स्वीट पॉइजन कहा जाता है। यह व्यक्ति को एकदम दम घोटू गैस इसे कहा जाता है, दम घोट कर मार देती है यह गैस। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है? तो वो है आपका बायोगैस बायोगैस संयंत्र है। बायोगैस संयंत्र में आपको जो गैस निकलती है, जो ईंधन गैस निकलती है, उसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? पेट्रोलियम के प्रभाजी आसमन जो गैस निकलता है उसका मुख्य अवयव कौन है? ब्यूटेन। नेक्स्ट, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है। जलते पेट्रोल को पानी इसलिए नहीं बुझा पाता है कि पेट्रोल का घनत्व जो है वह पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। डेंसिटी, पेट्रोल का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। अब आप जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कि कम घनत्व वाली पदार्थ अधिक घनत्व वाली पदार्थ के ऊपर क्या करेगा? तैरेगा। तो पेट्रोल का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए पेट्रोल पानी के ऊपर क्या होता है? तैरता है। इसलिए जलते हुए पेट्रोल पर अगर पानी डालेंगे तो पानी क्या करेगा? वह नीचे चला जाएगा और पेट्रोल ऊपर, क्योंकि घनत्व कम है पेट्रोल का। और पेट्रोल जब पानी के ऊपर आ जाएगा तो वो तो ऑक्सीजन के संपर्क में बना ही रहेगा, और ऑक्सीजन के संपर्क में बने रहने के कारण वो जलता ही रहेगा। सी नंबर, अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। पेट्रोल पानी पर अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? देखिए, ईंधन उसे कहते हैं जो जलकर उष्मा प्रदान करे। जो भी पदार्थ जलकर उष्मा प्रदान करते हैं उसे ईंधन कहते हैं। अब सवाल है कि कोई भी पदार्थ को आप जलाइएगा तो उष्मा तो उत्पन्न होगा ही। मानव के कपड़े को ही जलाने लगेगा तो उससे उष्मा निकलेगा, तो इसका मतलब कपड़ा को ही ईंधन मान लेंगे? नहीं। ईंधन का परिभाषा यही है कि जो पदार्थ जलकर उष्मा प्रदान करती है उसे ईंधन कहते हैं। लेकिन आप किसी भी चीज को जलाइएगा उष्मा प्रदान करेगा ही करेगा, लेकिन आप किसी भी पदार्थ को ईंधन नहीं कह सकते हैं। इसलिए ईंधन होने के लिए शर्तें निर्धारित है। क्या शर्तें निर्धारित है ईंधन होने के लिए? कि उसका ऊष्मीय मान क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वे आसानी से दहनशील होनी चाहिए, यानी कि जलाने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़े उसे। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होनी चाहिए। यहां पर उपयुक्त होगा, उपरयुक्त नहीं होगा। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। ये तीनों गुण रहनी चाहिए अच्छे ईंधन में। अच्छे ईंधन की और भी विशेषताएं कि उसका भंडारण आसानी से हो सके। अच्छे ईंधन जो है वे जलकर प्रदूषण कम से कम फैलाते हैं। और एक आदर्श ईंधन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो नोट में दिया हुआ है। 3 विशेषता आपके सामने में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन स्वच्छतम ईंधन है? स्वच्छतम ईंधन का मतलब है कि कौन जलकर कम से कम प्रदूषण फैलाता है, कौन जलकर सबसे कम से कम प्रदूषण फैलाता है। तो निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो स्वच्छतम ईंधन है आपका प्राकृतिक गैस है, और जो मार्केट में किस रूप में बिकते हैं? सीएनजी के रूप में बिकते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में बिकते हैं। और ये सबसे स्वच्छतम ईंधन क्यों है? तो इस ईंधन को जलाने पर सबसे कम कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है, सबसे कम कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है। नेक्स्ट, सुरक्षा के दृष्टि से खाना पकाने वाला एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में क्या भरकर गंध युक्त? मर कैप्टन, मर कैप्टन। और इथाइल, इथाइल मर कैप्टन, इथाइल मर कैप्टन। इस कूलर को पीछे धकेलो, माइक आवाज पकड़ लेता है इसका, समझा? अभी रहने दो, ये सब चेक काहे करता है। सुरक्षा के दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गंध युक्त बनाया जाता है? मर कैप्टन या इथाइल मर कैप्टन। लिक्विफाइड गैस जो है, यानी कि जिसको हम ब्यूटेन बोलते हैं, वह गंधहीन होते हैं, उसमें कोई गंध नहीं होता। इसलिए एलपीजी अगर रिसाव होगा तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, और दहनशील होने के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो एलपीजी रिसाव होने के बाद तुरंत पता चले, एलपीजी रिसाव होने के बाद तुरंत पता चले, इसके लिए जरूरी है कि उसमें कोई एक गंधयुक्त पदार्थ होनी चाहिए, और वही है इथाइल मर कैप्टन। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को, क्योंकि यह भूरे रंग का होता है। हालांकि यह कोयला न के बराबर ही पृथ्वी के भूपर पट्टी पर मौजूद है। अब भारत में तो केवल एक राज्य तमिलनाडु में ही लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तमिलनाडु के अतिरिक्त कहीं पर भी लिग्नाइट कोयले के खान नहीं। तो लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला कहलाता है क्योंकि यह भूरे रंग का कोयला होता है। हालांकि इसकी उपलब्धता नहीं के बराबर है। विश्व भर में कोयले के जितने खाने हैं उनमें से लगभग 10% भी भूरा कोयला नहीं है। भारत की बात करिएगा, भारत में लिग्नाइट कोयले का एकमात्र खान आपको तमिलनाडु के में है। श्वसन किस प्रकार का दहन है? मंद दहन है। जीवाश्म ईंधन तत्व नहीं है। जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन जो है, ऐसे ईंधन जो जलकर ऐसे ईंधन जिसका निर्माण सजीवों के अवशेष के अपघटन के फलस्वरूप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऐसे ईंधन जिसका निर्माण सजीवों के अवशेष के अपघटन से होता है, डिकम्पोज से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला जीवाश्म ईंधन है क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले जब सजीव पेड़ पौधे मिट्टी के तल में दब गए थे, तो लाखों करोड़ों वर्षों तक उसका अपघटन होते रहा, डिकम्पोजिशन होते रहा, और अंतोगत्वा वो कोयले के रूप में परिवर्तित हुए, जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। गोबर गैस, बायोगैस भी जीवाश्म ईंधन है क्योंकि वे सजीव के अवशेष के अपघटन के फलस्वरूप तैयार होता है। कोयला, पेट्रोलियम, जल गैस को हम इसलिए जीवाश्म ईंधन मान रहे हैं कि यह डायरेक्ट जीवाश्म ईंधन नहीं है। जल गैस का निर्माण कोक से होता है, और कोक जो बनता है वो किससे होता है? और कोयला ही अगर जीवाश्म ईंधन घोषित हो गया है तो निश्चित तौर पर कोब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आएगा, और कोक से ही बनता क्या? जल गैस। जब लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो निर्माण होता है किसका? जल गैस का।
तो कौन जीवाश्म ईंधन तत्व नहीं है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ईंधन ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन जलता ही नहीं है, और ईंधन वो होता है जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है, जो जलकर। तो नाइट्रोजन ईंधन है ही नहीं। अगर नाइट्रोजन ईंधन होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होता, क्योंकि हमारे वायुमंडल में 78% क्या है? नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन भरा पड़ा है। अगर वो ईंधन के रूप में अगर काम आ सकते थे तो एक बहुत बड़ा सस्ता विकल्प होता नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन जलते नहीं है। नाइट्रोजन को जलाने के लिए बिजली बिजली जो चमकती है तब जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उतनी ऊष्मा चाहिए नाइट्रोजन को जलाने के लिए, न्यूनतम 5000 डिग्री सेल्सियस। यानी भर गांव का माचिस एक बार जला देंगे तब भी उतना ऊष्मा पैदा नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं जलेगा। एलपीजी में कौन सी गैस? एलपीजी का मुख्य गैस कौन है दोस्तों? ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य गैस क्या है? ब्यूटेन। किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 150 किलो जूल पर ग्राम। हाइड्रोजन 150 किलो जूल पर ग्राम। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? दहन आसान भाषा में आप बोले तो जलाना। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, या जलाने के लिए न्यूनतम कितने चीजों की आवश्यकता होती है, यह हमें पता करना है। तो दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें में पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। बिल्कुल, जलाने के लिए तो पहले वे पदार्थ ही होना चाहिए जिसको हम जलाएंगे, क्या? तो दहन के लिए दहनशील पदार्थों की उपस्थिति आवश्यक है। अगर दहनशील पदार्थ ही नहीं रहेगा तो दहन आप किसको करिएगा, जलाइएगा किसको? दहन पोषक पदार्थ की उपस्थिति। बिल्कुल, अगर पदार्थ मिल गया है तो जलाने के लिए दहन पोषक पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है। और दहन पोषक पदार्थ किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं, जो हमारे हवा में मौजूद है। यानी कि दहन के लिए दहन पोषक पदार्थ अर्थात ऑक्सीजन या हवा की उपस्थिति भी अनिवार्य है। ऑक्सीजन या हवा की अनुपस्थिति में भी दहन अर्थात जलाना संभव है। ज्वलन ताप की प्राप्ति। बिल्कुल, ज्वलन ताप वह ताप है जिस ताप पर कोई ईंधन जलना शुरू करता है, क्या? तो ज्वलन ताप की प्राप्ति होना जरूरी है कि नहीं है? लकड़ी के एक बड़े गट्ठर को माचिस की तीली से आप नहीं जला सकते हैं, क्योंकि माचिस की तीली उसके ज्वलन ताप की पूर्ति नहीं कर पाता। तो हर ईंधन का अलग अलग ज्वलन ताप होते हैं, हर ईंधन अलग अलग ताप पर जला करते हैं। इसलिए जलाने अथवा दहन के लिए ज्वलन ताप की प्राप्ति होना आवश्यक है। यानी दहन की क्रिया के लिए ए बी सी तीनों शर्तें आवश्यक है। तीनों शर्तें आवश्यक है। जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस किसका संयोजन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ओके। साधारण, अभी सवाल पर, साधारण अग्निशामक यंत्र में, साधारण अग्निशामक भी कई प्रकार के होते। जैसे आप पढ़े होंगे कि बिजली की आग को बुझाने के लिए पायरीन अग्निशामक का इस्तेमाल किया जाता है। हम पढ़े थे ना, ऑर्गेनिक जब पढ़ रहे थे, तो हर तरह के आग बुझाने के लिए हर तरह के पदार्थ इस्तेमाल में लाए जाते हैं, एक ही तरह के पदार्थ इस्तेमाल में नहीं लाए जाते। लेकिन सामान्यतः अग्निशामक यंत्र में CO2 रहता है। तो कह रहा कि CO2 निम्नलिखित के प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। तो CO2 किसकी प्रक्रिया? तो साधारण अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को अभिक्रिया किया जाता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट
और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपस में अभिक्रिया करता है तो बनता है सोडियम सल्फेट। क्या बनता है? सोडियम सल्फेट बनता है। उसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद बनता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड बन करके हमारे आग को क्या करता है? बुझा देता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आग को किस प्रकार से बुझाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड आग को कार्बन डाइऑक्साइड आग को किस प्रकार बुझाते हैं? तो आप ध्यान दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वजन होता है 44 सेमी होता है और इसके वनस्पत ऑक्सीजन का जो वजन होता है वह 32 सेमी होता है। क्लियर? आप यहां पर देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो वजन होता है 44 AMU एक अणु का, और ऑक्सीजन गैस 32 AMU, यानी कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा भारी है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा भारी है। और आप जानते हैं कि किसी भारी चीज को हम डालेंगे किसी वस्तु पर तो वह हल्के चीजों को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, वहां से हटा देगा। इसीलिए जलते हुए पदार्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब डालते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है, तो वहां पर जो ऑक्सीजन यानी कि हवा है उसको वो क्या करता है? धकेल देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके चारों ओर एक लेयर बना लेता है क्योंकि वो भारी है। तो अपने भारीपन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन या हवा को डिस्प्लेस करने में, जलने वाले जगह से डिस्प्लेस करने में मतलब विस्थापित करने में सफल हो पाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा देर के लिए भी ऑक्सीजन हवा को वहां पर से विस्थापित कर देगा तो तुरंत आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो लग ही नहीं सकती है। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन या हवा की अनुपस्थिति में जल ही नहीं सकता है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड आग को इसलिए बुझा पाती है क्योंकि वह भारी है। सभी गैसों की तुलना में वो भारी है। सभी गैस मतलब हवा में जो भी गैस है उन सब में सबसे ज्यादा भारी कौन गैस है? और अपने भारीपन के स्वभाव के कारण ही ये आग बुझाने में सक्षम हो पाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आग बुझा लिया देख लिए। अब आप जानते हो कि जल डालने से भी आग बुझ जाती है। आप देखेंगे घरों में जब आग लग जाता है जल डाल देते बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आग को कैसे बुझाया? तो अपने भारीपन के कारण। लेकिन जल जो है, जल वो कैसे आग को बुझा देती है? जल वो कैसे आग को बुझा देती है? जल वो कैसे आग को बुझा देती है, इसको भी आप समझ लीजिए। एक जलते हुए पदार्थ पर जब जल डालते हैं ना तो जल जो है ईंधन के ज्वलन ताप को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। ईंधन के ज्वलन ताप को कम कर देता है। ज्वलन ताप को क्या कर देता है? कम कर देता है। ज्वलन ताप को कम कर देता है। अब कोई भी पदार्थ जलने के लिए उन्हें ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए कि नहीं? एक लकड़ी जल रहा है इसलिए जल रहा है क्योंकि वो ज्वलन ताप को प्राप्त की है। तो जब हम किसी जलते हुए पदार्थ पर जल गिरा देते हैं तो जल उस पदार्थ के ज्वलन ताप को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसलिए वो जलना छोड़ देती है, क्योंकि जलेगा तब जब ज्वलन ताप की प्राप्ति होगी। लेकिन आप एक बहुत बड़े आग पर कम मात्रा में भी जल डालते हैं तो वो बुझ जाता है। तो जल बुझाता है कैसे? तो एक किया ईंधन के ज्वलन ताप को कम करता, उसके बाद जब जल आग पर डालते हैं तो जल तुरंत क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। क्या बन जाता है? भाप। और वो भाप बनकर थोड़ा देर के लिए ईंधन को अपने चारों तरफ से क्या कर लेता है? और अगर इसको ईंधन को चारों तरफ से भाप घेर लिया तो यहां से आउट हो जाएगा क्या? और ये ईंधन जलना क्या कर देगा? छोड़ देगा। यानी कि आप आग को बुझाइए या जलते हुए वस्तु को कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाइए या जल से बुझाइए, कॉन्सेप्ट यही है कि जलते हुए पदार्थ के पास से ऑक्सीजन या हवा को क्या कर देना है? हटा देना है। जलने वाला पदार्थ जो जल रहा है वो अपने आप क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा।
तो जल किसी पदार्थ को बुझाता है वो दो तरह से, एक ईंधन के ज्वलन ताप को कम करके, दूसरा भाप बनकर ईंधन को चारों तरफ से यह घेर लेती है, जिसके फलस्वरूप ईंधन के पास से हवा या ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। इसका एक मिनट देख लेते। सोडियम बाइकार्बोनेट और तनुगंध गंधकाम्ल सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहा जाता है। गंधकाम्ल सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को ही गंधकाम्ल कहा जाता है। क्लियर? तो 24 का सी हो जाएगा दोस्तों, और 25 का भी सी हो जाएगा। आगे बढ़े। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन फैलाता है? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन को जलाइएगा तो भारी मात्रा में ऊष्मा प्रदान करेगा, और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से जल का निर्माण होता है, इसलिए हाइड्रोजन न्यूनतम प्रदूषण फैला ही नहीं सकता। अब कोई ईंधन जलकर जल बना रहा है तो क्या इससे कोई प्रदूषण फैल सकता है? क्या फैल सकता है? नहीं। और ये जब हाइड्रोजन बढ़ा रहे थे तो उस समय भी बताए थे, सीएनजी में मीथेन होगा। सीएनजी में क्या होगा? मीथेन होगा। एलपीजी में ब्यूटेन होगा। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगा। 3 2 4 1, 3 2 4 1। और आप देख रहे हैं कि मिलाने वाले प्रश्न को किस प्रकार बनाया जाता है? मिलाने वाले प्रश्न को इसी प्रकार से बनाना, ये नहीं कि मिलाना है यहां पर उंगली रख के, सीधा पढ़ना है और आगे में लिखना है 3 2 4 1, 3 2 4 1। क्लियर? वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। वे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं दोस्तों। ईंधन का ये परिभाषा है। नेक्स्ट, किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है। अपस्फोटिरोधी को नॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉकिंग। नॉकिंग क्या है? आप जानते हैं कि टंकी में पेट्रोल होता है। ये मान लीजिए पेट्रोल की टंकी है, इसमें पेट्रोल भरा हुआ है, तो एक रबर की नली लगी होती है, और यह रबर की नली सीधे जुड़ी होती है। कहां से? तो इंजन के सिलेंडर। तो हर प्रकार के इंजन में व्यवस्था ये होती है कि ईंधन को टंकी से पहुंचाया जाता है इंजन के, और इंजन के सिलेंडर में ही ईंधन जलता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इंजन को ऊर्जा मिलती है और वे काम करते हैं। हर इंजन में यही व्यवस्था है। टंकी से पेट्रोल, डीजल या किरोसिन या अन्य प्रकार के ईंधन एक नली के माध्यम से, रबर की नली के माध्यम से इंजन के सिलेंडर के पास आते हैं, इंजन के सिलेंडर के भीतर आते हैं, जलते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तब जाकर इंजन कार्य करने योग्य हो पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है
कि वो जो डीजल है या पेट्रोल है या किसी भी प्रकार के ईंधन सिलेंडर में आने से पहले रास्ते में ही जल उठता है। रास्ते में क्या होता है? जल उठता है रास्ते में ही। रास्ते में ही जब ईंधन जलेगा, यानी कि जब ईंधन इंजन के सिलेंडर पर पहुंचने से पहले जल उठता है, तब ऐसी स्थिति में ईंधन का संपूर्ण उपयोग इंजन नहीं कर पाता है और रास्ते में ही जल जाने के कारण इंजन में एक खराब प्रकार की खरखराहट आपको सुनाई पड़ेगी। ठीक है, इंजन का आवाज ही बदला बदला लगेगा। जब इंजन इससे जब इंजन का अपना जो वास्तविक आवाज है उससे छोड़कर किसी अन्य तरह के आवाज को निकालने लगता है, एक प्रकार के खरखराहट वाली आवाज निकालने लगता है, तब हम कहेंगे कि इंजन जो है वो नॉकिंग कर रहा है। इंजन क्या कर रहा है? तो इंजन नॉकिंग इसलिए करते हैं कि ईंधन सिलेंडर में आने से पहले ही जल उठता है और नॉकिंग होने से दिक्कत एक है कि इंजन खरखराने लगेगा और इंजन को पूरा ईंधन का उष्मा भी प्राप्त नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए इंजन नॉकिंग कम से कम करे, ईंधन को डालने से नॉकिंग कम से कम हो, इसके लिए उसमें विशेष विशेष प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं और पदार्थ वह कितना मिला हुआ है इसको दर्शाया जाता है किससे? ऑक्टेन संख्या से। और ऑक्टेन संख्या का संबंध केवल पेट्रोल से है। किससे है? और किसी ईंधन से, यानी केवल पेट्रोल की गुणवत्ता ही आंकी जाती है। किससे? ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर जितना अधिक है पेट्रोल उतना अच्छा है, अर्थात पेट्रोल उतना कम नॉकिंग करेगा इंजन में डालने पर। क्लियर? ऑक्टेन नंबर जितना कम है समझिए पेट्रोल की गुणवत्ता उतनी कम है और उसमें नॉकिंग की संभावना उतनी ज्यादा होती है। अधिकतम ऑक्टेन संख्या का मान 100 हो सकता है। कितना हो सकता है? ऑक्टेन संख्या का न्यूनतम मान 0 से लेकर 100 तक हो सकता है। 0 से लेकर 100 तक हो सकता है। किसका प्रयोग? नोदक या रॉकेट में ईंधन के नोदक या प्रणोदक एक ही बात है, यानी प्रणोदक के तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ईंधन है और जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। तो प्रणोदक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में जिसका इस्तेमाल होता है वो है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो अंतरिक्ष यान में भी जलकर ऊष्मा प्रदान करेगा, तो जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत यानी कि लिक्विफाइड किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है, जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा जो पेट्रोल के प्रभाजी आसवन पर। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं, जो गैसीय ईंधन का सबसे कम और ठोस ईंधन का सबसे ज्यादा होता है। बताए थे नहीं, इससे पहले भी यह प्रश्न आया हुआ है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित, मोचित का मतलब बाहर निकलना, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा के दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन है? हाइड्रोजन है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान वाला ईंधन अभी कौन है? कोयले की विभिन्न किस्मों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। पीट की बात करें तो इसमें 50 से 60%,
इसकी बात करें तो इसमें आपको होता है 65 से 70%। बिटुमिनस की बात करें तो 70 से लेकर 80-85% तक होता है, और एंथ्रासाइड में 85% से भी ज्यादा, 85% से भी ज्यादा। विश्व में जितना कोयला का खान है उसमें 80% कौन है? बिटुमिनस। 5% कौन है? एंथ्रासाइड। यानी कि हमारे पास सबसे ज्यादा, हमारे पास का मतलब टोटल वर्ल्ड का जो आंकड़ा है, पूरे विश्व में उपलब्ध कोयले का 80% कोयला बिटुमिनस कोयला है। हम जितने भी कोयले को आप देखते हैं अपने आसपास, वो कौन कोयला होता है? बिटुमिनस कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला। बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वतः दहन। सोडियम का हवा में रखने पर सोडियम का जलना स्वतः दहन है। श्वेत फास्फोरस को हवा में रखने पर अपने आप स्वतः जलना स्वतः दहन है। ईंधन नहीं है, हीलियम नहीं है दोस्तों। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है आपको परमाणु रिएक्टर में। कहां किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है परमाणु रिएक्टर में, और परमाणु रिएक्टर का ये सब ईंधन है। लेकिन हीलियम एक इनर्ट गैस है, ये जलती नहीं है, जलकर उष्मा प्रदान नहीं करती है, इसलिए हीलियम ईंधन नहीं है। नाइट्रोजन ईंधन नहीं है, हीलियम ईंधन नहीं है, नाइट्रोजन ईंधन नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय, ध्यान दीजिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, जो कभी खत्म होने की संभावना, जिसकी खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। तो नवीकरणीय ऊर्जा मतलब आप, नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जो निकट भविष्य में खत्म होने का कोई चांस नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब यह नहीं होता कि वे कम से कम प्रदूषण फैलाए या ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण फैलाए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा का परिभाषा प्रदूषण के आधार पर नहीं दिया जाता है। नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा का ऊर्जा के स्रोत का परिभाषा उपलब्धता के आधार पर तय हुआ है, उपलब्धता के आधार पर तय हुआ। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे, कभी खत्म होने का कोई चांस नहीं है, उसे नवीकरणीय कहेंगे। आप जानते हैं कि लकड़ी जो है ना, वो भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। लकड़ी, क्योंकि लकड़ी को हम बार बार उगा सकते हैं, लकड़ी काट के फिर लगा के फिर नया बना सकते हैं। अरे कोई भी पेड़ होगा 10 साल में तैयार होगा क्या? 10-15 साल में हर पौधे तैयार होकर काट कर जलावन के तो योग्य हो ही जाते हैं ना। लकड़ी भी एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब निकट भविष्य में खत्म होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? बायोगैस। बायोगैस, क्योंकि सजीव के अवशिष्ट से, सजीव के अवशेष के अपघटन के फलस्वरूप जो गैस तैयार होते उसे क्या कहते हैं? गोबर गैस भी एक प्रकार का बायोगैस। अब सजीव तो सब दिन रहेगा जी, तो उसका अवशेष भी रहेगा। अब कहिएगा सजीव नहीं रहेगा तब ऊर्जा की जरूरत ही क्या रह जाएगी? इनमें कौन जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है, ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है? और जैव नाभिकीय ऊर्जा, जैव का मतलब सजीव होता है। सजीव के अवशेष, गोबर नहीं होगा, गोबर होगा जी, यहां सही कर लीजिएगा। सजीव के अवशेष के अपघटन से प्राप्त गैस को क्या कहते हैं?
अक्षय ऊर्जा का मतलब नवीकरणीय ही है। अक्षय ऊर्जा का मतलब, हाँ, तो अक्षय ऊर्जा के ऊपर में लिख लीजिए ब्रैकेट में नवीकरणीय। अक्षय ऊर्जा के स्रोत है तो वो कौन है? सौर ऊर्जा है। कौन है? क्लियर? चलिए दोस्तों, केमिस्ट्री खत्म हो गया। जो